नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं भारत के दृष्टिकोण से भी और रूस और यूक्रेन के युद्ध के लिहाज से भी और डोनाल्ड ट्रंप के कुल मिलाकर के कसौटियों पर खरा उतरने को लेकर के भी। ये कितना महत्वपूर्ण समय है, आप कुछ घटनाओं से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 12वीं बार कल सुबह लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। उधर कल ही अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप की और राष्ट्रपति पुतिन की शिखर वार्ता होने वाली है और इसमें यूक्रेन महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। सबकी निगाहें अलास्का पर भी टिकी होंगी और सबकी निगाहें लाल किले पर भी टिकी हुई होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको लेकर के बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, संकेतों में बोलते हैं या खुल करके बोलते हैं। क्योंकि इस बीच एक खबर और भी आ रही है और खबर ये है कि सितंबर को जो यूएन असेंबली का आम सेशन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं। बल्कि खबर तो ये भी चलाई है कुछ मीडिया हाउसेज ने कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी कर सकते हैं। अमेरिका जा रहे हैं। आमतौर पर जो यूएन असेंबली का सेशन होता है वो न्यूयॉर्क में होता है और आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं वो वाशिंगटन में होते हैं। तो क्या न्यूयॉर्क से वो वाशिंगटन जाएंगे उनसे मुलाकात करने के लिए? कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन ये देखना होगा कि राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो अलास्का में ये बैठक होने वाली है, ये ट्रंप की उम्मीदों पर खरा उतरेगी या नहीं उतरेगी। इसके विफल होने और सफल होने के प्रभाव अलग अलग होने वाले हैं। अगर ये विफल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही ये एक खुली धमकी दी है रूस को, राष्ट्रपति पुतिन को, कि इसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। यानी वो ये जो शिखर वार्ता होने वाली है इसको हर हालत में सफल होते हुए देखना चाहते हैं। उनका कहना ये है कि अगर ये वार्ता सफल रही और राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो एक और वार्ता बहुत जल्दी होगी जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी शामिल किया जाएगा। अब वो एक और वार्ता होगी या नहीं होगी ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अलास्का की इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में क्या है, वो क्या ऑफर कर सकते हैं राष्ट्रपति पुतिन को। क्योंकि पुतिन पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन के जितने इलाकों पर, जितने शहरों पर अब तक रूस का कब्जा हो चुका है वो उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या जेलेंस्की इसके लिए तैयार हैं और क्या डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो जाएंगे इन सारे शहरों को रूस को देने के लिए, और क्या उसके लिए जेलेंस्की तैयार होंगे? इसमें बहुत सारे लेकिन किंतु परंतु हैं। और अगर ये वार्ता विफल होती है तो ट्रंप का कहना है कि मैं बहुत सारे सैंक्शंस लगाऊंगा, बहुत सारी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा रूस को और उसके मित्र देशों को जो उससे ईंधन खरीद रहे हैं या हथियार खरीद रहे हैं। यानी उनका इशारा भारत की तरफ है। तो मोदी जी अगर सितंबर में अमेरिका जाएंगे तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
कि ये जो अलास्का में कल बैठक होने वाली है, ये सफल रहती है या विफल होती है। अगर सफल हो गई, अगर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध थम गया, तो फिर कोई मसला ही नहीं बचेगा। फिर ये जो 50% टैरिफ थोप रखा है भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और वैसे भी उनके अपने देश में उनको तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि 2 ढाई दशक में बहुत मुश्किलों से हम भारत को अपने करीब लेकर के आए थे, और ट्रंप ने अपनी जिद में या सनक में भारत का विश्वास एक बार फिर डिगा दिया है और उस पूरी कवायद और मेहनत पर पानी फेरने का काम किया है। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसकी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बोलने वाले हैं। जिस तरह के हालात इस समय देश में हैं, और जो हालात एक्चुअल में फैब्रिकेटेडली बना दिए गए हैं, जानबूझ करके बनाए जा रहे हैं एक अराजकता फैलाने के लिए, इसको बांग्लादेश की दिशा में ले जाने के लिए या मोड़ने के लिए। और कुछ कुछ लोगों के मुंह से ये बातें अब निकल भी रही हैं, धमकी के अंदाज में। लेकिन कई बार मुझे लगता है जो इस तरह की धमकी देते हैं, जैसे मनोज झा ने एक इंटरव्यू देते हुए बांग्लादेश और उसके चुनाव आयोग और शेख हसीना और तख्ता पलट और वहाँ के वातावरण का जिक्र किया है, संकेतों में किया है। इससे पहले सलमान खुर्शीद ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि ऐसे हालात कभी भी बन सकते हैं, दिल्ली में भी बन सकते हैं, फला जगह भी बन सकते हैं। ये या तो भारत को समझ नहीं पाए हैं और हमारी सेना को, हमारी सेना के कुल मिलाकर के पराक्रम को, उसके नेचर को, उसके चरित्र को, और शायद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं समझ पाए हैं, उनकी सरकार को भी नहीं समझ पाए हैं। और इनकी समझ में शायद ये बात भी नहीं आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति नहीं करते हैं, वो राष्ट्र नीति पर चल रहे हैं और ये विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। सत्ता चाहिए इनको, इसलिए ये किसी भी हद तक जा रहे हैं और देशी विदेशी तमाम भारत विरोधी ताकतों से हाथ भी मिलाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सारी हरकतें बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, इनको झेलते हुए आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो जिस तरीके से एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया मतदाता सूचियों के सत्यापन का और शुद्धिकरण का बिहार में, उसका जिस तरीके से विरोध किया गया और फिर उसका एक तरीके से उसको जस्टिफाई किया खुद बेंगलुरु में 1-1.5 घंटे का वो प्रेजेंटेशन दे करके, और ये साबित करके कि कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र में ही इनके अनुसार बहुत सारे फेक वोटर बने हुए हैं या बहुत सारे पात्र जो वोट थे उनका नाम हटा दिया गया है। अब जो भी आरोप लगा रहे हैं, एक घर में 40 वोट बने हुए हैं या 80 वोट बने हुए हैं या 150 बने या 200 बने हुए हैं, इनके सत्यापन का काम होगा और चुनाव आयोग करेगा, वो तभी तो ठीक होगी। और अगर ये सारे देश में है तो सारे देश में ही एसआईआर की जानी चाहिए, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि अशुद्धियां हैं, गड़बड़ियां हैं, और दूसरी तरफ जब सुधार कर रहा है चुनाव आयोग, उसका विरोध कर रहे हैं। यानी ये एक्सपोज हो जा रहे हैं और जनता का विश्वास खो रहे हैं। लेकिन जिस तरह की अराजकता ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर और कुछ दूसरे मुद्दों पर जिन पर ये ऑलरेडी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं,
ये जो मतदाता सूचियों के सत्यापन का काम है, ये जो घुसपैठियों के नाम बन गए आ गए हैं, उनके आधार कार्ड बन गए, उनके मतदाता पहचान पत्र बन गए, उनके राशन कार्ड बन गए, इसके शुद्धिकरण का काम अगर चल रहा है और ये विरोध कर रहे हैं, तो ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। और जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल आता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो वो जो शुरू के उनके भाषण थे वो भी याद आते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ चीजों पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। उनमें भ्रष्टाचार भी था, उनमें आपका जो वंशवाद है वो भी था। इसके अलावा काले धन के साम्राज्य के बारे में, नक्सलवाद के बारे में, आतंकवाद के बारे में, घुसपैठ के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा था। और ये मुहिम अब तेज चल रही है, हो गई है। इसके आड़े जो भी आएगा, उसका क्या हश्र होगा, उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबकी निगाह जो है वो इस समय लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के उद्बोधन पर टिका हुआ है कि वो किन किन बिंदुओं पर बोलने वाले हैं। और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई इस मुहिम का विरोध करने वाले लोग हैं, इनसे कैसे निपटते हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, उसका बहुत हद तक संकेत वैदेशिक मामलों को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाए जाने को लेकर के, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय इस समय गतिविधियां चल रही हैं, राजनीति कूटनीति चल रही है, और उसके जो आगे फल होने वाले हैं, प्रभाव होने वाले हैं, उनका संकेत एस जयशंकर ने बुधवार को एक कार्यक्रम में दे दिया। एक तो सूचना ये है कि जिस तरीके से एनएसए अजीत डोभाल अगस्त के पहले सप्ताह में मॉस्को की यात्रा पर गए थे और वहां राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, अब एस जयशंकर भी मॉस्को रवाना होने वाले हैं 20 अगस्त को। अपने समकक्ष लावरोव से मिलेंगे और संभवतः राष्ट्रपति पुतिन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। और ये मुलाकात इसलिए भी अहम है कि अलास्का में जो डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बातचीत होने जा रही है, उसकी ब्रीफिंग हालांकि रवाना होने से पहले भी यूक्रेन के साथ जो इस समय युद्ध चल रहा है उसके बारे में पुतिन ने मोदी जी को फोन करके बताया था। और अगर एस जयशंकर इस मुलाकात के बाद मिलने वाले हैं तो बहुत संभव है वो उनसे भी चर्चा करें। और इन दोनों मीटिंग का एक्चुअल में मकसद ये था कि राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। कब करेंगे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इस साल के अंत तक उनकी यात्रा हो जाएगी। तो इस यात्रा को कितना महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है, कौन कौन से समझौते और हो सकते हैं, इन पर चर्चा हो रही है। देखना ये भी होगा कि राष्ट्रपति पुतिन की ये जो नई दिल्ली यात्रा है, ये 1 दिन की होगी या 2 दिन की होगी या इससे ज़्यादा की होगी, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो अब विदेश यात्राएं नहीं कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनकी जो मीटिंग्स थी उनमें भी वो शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर वो भारत आते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण घटना होगी, इस पर भी दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारे रणनीतिक और सामरिक रिश्ते थे उनमें अब खटास और अविश्वास पैदा हो गया है। तो एस जयशंकर रवाना हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा है और संकेत यही दिया है, जो 50% टैरिफ हम पर थोपा गया है, उनका कहना ये था कि ये जो भारत का रास्ता रोकने की कोशिशें हो रही हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को धक्का देने की कोशिश हो रही है, इसी के बीच से हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, उस दिशा में बढ़ेंगे।
और ये ही घटनाएं हैं जो हमें और बेहतर करने के लिए, आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने के लिए, ठोस कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जाहिर है भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण से पहले ही एस जयशंकर ने ये संकेत दे दिए हैं कि भारत नहीं झुकने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कर ले, अमेरिका के सामने भारत नहीं झुकने वाला है। अच्छा, जब अमेरिका के सामने और डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत नहीं झुकने जा रहा है, तो जो लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को झुकाने के सपने पाले हुए हैं, उनकी तो हैसियत ही अब क्या बची है। इतने चुनाव हार चुके हैं और अपनी पार्टी को हरवा चुके हैं कि उनकी हैसियत वैसे ही कुछ नहीं बची है। लोकसभा में थोड़ी सी सीटें इस बार क्या बढ़ी 2024 में, इन्होंने कोई भी सेशन डिस्ट्रॉय करने से ये बाज नहीं आए हैं, लेकिन राज्यसभा में इनकी ताकत लगातार घटी है। राज्यों में लगातार इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इसके बावजूद अगर ये लोग सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है। कहाँ तो ये राजवंश परिवार के माने जाते थे, जिनके इशारे पर राष्ट्रपति बनाए जाते थे, उपराष्ट्रपति चुने जाते थे, मुख्यमंत्री चुने जाते थे, राज्यपाल लगाए जाते थे, केंद्र में कौन मंत्री बनेगा ये डिसाइड करते थे ये लोग। यहाँ तक के नौकरशाहों के उलटफेर में भी इनकी भूमिका होती थी। और कहाँ आज ये मोदी जी की वजह से सड़कों पर आ गए हैं और तालियां पीटते हुए और नारेबाजी करते हुए और मोदी सरकार को कायर बताते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअल में ये परिवार कई तरह के प्रेशर में इस समय है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनके जीजा श्री यानी प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी वो शिकोहपुर जो लैंड घोटाला है उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो इन तीनों के ऊपर तो तलवार लटक गई है, सजा की भी और अंदर जाने की भी। इसलिए बौखलाहट दिन रात बढ़ती जा रही है और वो दिखाई भी दे रही है। अच्छा, इतना विश्वास हो चुके हैं पब्लिक का कि अब इनके कार्यकर्ताओं को और कुछ नेताओं को छोड़कर के कोई इनके साथ दिखाई भी नहीं देता है। तो अराजकता पैदा करो और जो असम के जरिए घुसपैठ करके पूरे देश में अलग अलग जगह छितर जाते हैं, बस जाते हैं और इनके वोटर बनते हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने उन पर भी नकेल कस रखी है। और ऊपर से अमित शाह का डंडा चल रहा है। तो इनको लग रहा है कि कुछ साल में ये पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो दिखाई देने लगे। इसलिए ये हंगामा काट रहे हैं और सड़कों पर प्रदर्शन, धरने और तमाशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबकी निगाह कल की दो घटनाओं पर रहेगी, राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन की अलास्का में होने वाली बैठक पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से क्या बोलते हैं, कौन कौन से विषयों पर बोलते हैं और जो यहाँ गदर मचाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं, उन पर वो क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।